हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए हम लोग दृष्टि आय का जो राष्ट्रीय घटनाक्रम था उसमें नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। हम पिछली वीडियो में देखे थे हम लोग चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक से पहले तक। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक 2 जनवरी 2018 को केंद्रीय वित्त मंत्री के मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक 1934 की धारा 31(3) के तहत चुनावी बॉन्ड योजना 2018 को अधिसूचित किया गया है। 1934 की धारा 31(3) इसके तहत चुनावी बॉन्ड योजना 2018 को अधिसूचित किया गया तथा इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार का उद्देश्य था कि देश में राजनीतिक वित्त पोषण की व्यवस्था में पारदर्शिता लाना था। केंद्र सरकार का मानना था कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चुनाव के दौरान जो भी राजनीतिक दलों के द्वारा वित्त पोषण में काले धन का प्रयोग हो रहा है उस पर क्या होगी, तो चुनावी बॉन्ड योजना 2018 के तहत रोक लगेगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट की एक 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक 5 सदस्यीय संविधान का पीठ गठन किया गया था और इसने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। साथ ही इस योजना को रद्द किए जाने का भी उसने निर्णय दिया था। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट की जिस 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया उसमें थे भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ थे। इनके अलावा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, भूषण रामकृष्ण गवई, JB पर्दीवाला तथा मनोज मिश्रा शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में रेखांकित किया कि चुनावी बॉन्ड योजना एक तरह से राजनीतिक दलों के वित्त पोषण से संबंधित है और इसकी सूचना को गोपनीय रखने के माध्यम से क्या होता है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) के क के अंतर्गत मतदाताओं का जो सूचना का अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, दलें हैं, उनके वित्त पोषण का उजागर पब्लिकली नहीं हो रहा है। तो ये आम जनता के सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय ने नए चुनाव बॉन्डों को जारी करने पर रोक लगा दी। इसलिए क्या क्या न्यायालय ने नई जो भी चुनाव बॉन्ड जारी हुआ उस पर रोक लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में चुनावी बॉन्ड योजना के साथ साथ जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है उनके 1951 की धारा 29(1) के तहत कंपनी 29(1) के वित्त अधिनियम 2017 की धारा 137 के द्वारा संशोधित था और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182(3) वित्त अधिनियम 2017 की धारा 154 द्वारा संशोधित किया गया और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13(a) का भी और वित्त अधिनियम 2017 की धारा 11 द्वारा संशोधित को भी असंवैधानिक घोषित करते हुए फाइनली क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। तो सुप्रीम कोर्ट ने के अनुसार जो कंपनी थी वो अधिनियम 2013 की धारा 182(1) में संशोधन के माध्यम से जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको असीमित जो कारपोरेट वित्त पोषण थी उनकी अनुमति करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया। इसको फिर से देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कहना था कि कंपनी अधिनियम जो 2013 की बनाया गया था उसमें धारा 182(1) में संशोधन के माध्यम से राजनीतिक दलों को जो असीमित मतलब बहुत सारा अनलिमिटेड कारपोरेट जगत वित्त पोषण करता है, अनुमति देता है, वो संविधान के अनुच्छेद 14 का समानता का क्या है, उल्लंघन है। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए चुनावी बॉन्ड के जो भी जारीकर्ता बैंक थे अर्थात भारतीय स्टेट बैंक जो कि चुनावी बॉन्ड के जारीकर्ता है उनको 12 अप्रैल 2019 को अब तक खरीदे गए जितने चुनावी बॉन्ड थे उनका विवरण भारत निर्वाचन आयोग ECI के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दे दिया और यह उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम निर्णय की तिथि थी 12 अप्रैल 2019। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि 21 मार्च 2024 को SBI ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने अपने पास जितने भी मौजूद चुनावी बॉन्ड हैं उनकी खरीद एवं नकदीकरण से संबंधित सभी विवरणों का पूर्ण खुलासा करे और भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत भी कर दिया है। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा प्राप्त करने वाले जो शीर्ष 5 राजनीतिक दल हैं उनका यहाँ पे विवरण दिया गया है। राजनीतिक दलों के नाम ही है, उनको कितने चंदा प्राप्त हुए वो दिया गया है।
तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी को कितना मिला है चंदा, तो 6060 मतलब 60.51 करोड़ रुपया इनको चंदा मिला है भाजपा को। तो भाजपा को 60.51 करोड़ रुपया चंदा मिला है। वहीं सेकेंड नंबर पे मिला है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को, जो कि 1609.53 करोड़ चंदा है, 1609.53 करोड़। और तीसरे नंबर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसको कि 1481.85 करोड़ चंदा मिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1421.85 करोड़ चंदा मिला। बीआरएस को भारत राष्ट्र समिति को मिला 1214 करोड़ का चंदा। बीजेडी बीजू जनता दल को 775 करोड़ मिला। 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक के आंकड़ों पे ये आधारित है कि 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच में किन दलों को कितना राशि मिला है चंदा से। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा देने वाले जो शीर्ष 5 कंपनियां हैं उनके बारे में दिया गया डिटेल। तो ये कंपनी है और ये दान दी गई राशि है। तो जो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है उसको मिला है 1368 करोड़, उसने दिया है दान। सबसे ज़्यादा फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने दान दिया है, 1368 करोड़ का दान दिया है। सेकेंड नंबर पे मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो 966 करोड़ का चंदा दिया। और तीसरे पे है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड जो 410 करोड़ का चंदा दिया है। आगे देखते हैं तो 4 नंबर पे है वेदांता लिमिटेड जो 400 करोड़ का चंदा दिया। फिफ्थ पे है हल्दिया एनर्जी लिमिटेड जो 377 करोड़ का चंदा दिया। नोट देख लेते हैं कि 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक के आंकड़ों पे ये जो भी है डेटा आधारित है। 12 अप्रैल से 15 फरवरी तक चुनावी बॉन्ड के बारे में डिटेल से जानते हैं। और तो चुनावी बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो वचन पत्र प्रोमिसरी नोट के रूप में किया जाता है। चुनावी बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो वचन पत्र प्रोमिसरी नोट के रूप में जारी किया जाता है। और यह जो धारक होता है, बियरर होता है, इसके लिए बैंकिंग उपकरण होता था। इस पर खरीदने वाले या प्राप्तकर्ता का नाम नहीं लिखा होता था। और चुनावी बॉन्ड को किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता था। चुनावी बॉन्ड को कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है जो भारत का नागरिक हो। और भारत में निगमित या स्थापित किसी कारपोरेट निकाय द्वारा भी ये बॉन्ड खरीदे जा सकते थे। चुनावी जो बॉन्ड होता है वो 1000 रुपये का होता है, 10,000 का होता है, 1 लाख का होता है और 10 लाख का एवं 1 करोड़ मूल्य वर्ग में जारी किए जाते थे। अर्थात चुनावी बॉन्ड 1000 से शुरू होकर के 1 करोड़ तक के मूल्य वर्ग में जारी किया जाता था। और ये बॉन्ड जारी किए जाने की तिथि से 15 दिनों की अवधि तक वैध होते थे कि बॉन्ड जारी हो गया तो उसके 15 दिन तक की अवधि तक खरीदा जा सकता था। 15 दिनों के भीतर बॉन्ड को न भुनाने पर उसी प्राधिकृत बैंक द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दिया जाता था। और 15 दिन के अंदर उस बॉन्ड को नहीं उसका कैश लिया गया तो वो प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा हो जाएगा। और ये जो बॉन्ड हो वो अप्रतिदेय नॉन रिफंडेबल होते थे कि अगर आप बॉन्ड लिए तो आपको रिटर्न नहीं दिया जाएगा। चुनावी बॉन्ड को केवल पात्र एलिजिबल राजनीतिक दल द्वारा ही इनकैश भुनाया जा सकता था, बचाया जा सकता था, इनकैश किया जा सकता था उसको कैश के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 के तहत जो भी पंजीकृत और लोकसभा या राज्य विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कुल मतों की न्यूनतम 1% मत प्राप्त करने वाले दल ही चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र होंगे। अर्थात उनका पिछले चुनाव में 1% मत उनको प्राप्त करना होगा तभी वो चुनावी बॉन्ड प्राप्त कर सकेंगे। चुनावी बॉन्ड योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक को बॉन्ड जारी करने और उन्हें भुनाने के लिए अधिकृत बैंक के रूप में अधिसूचित किया गया था। आगे देखते हैं अगला है भारत रत्न 2024। तो 2024 में किसको किसको भारत रत्न मिला उसको देख लेते हैं। तो भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो मानवीय उद्यम ह्यूमन एंडेवर के किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। भारत रत्न सम्मान की परंपरा वर्ष 1954 में शुरू हुआ था। तो भारत रत्न की परंपरा कब शुरू हुआ? 1954 में हुआ। और अब तक कुल 53 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जिनमें से 48 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं। तो भारत रत्न जो था वो 53 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जिसमें से हम 48 पुरुष तथा 5 महिलाएं शामिल हैं। तो अब तक 53 लोगों को भारत रत्न मिल गया है, जिनमें से
48 पुरुष को मिला है और 5 महिला को भारत रत्न दिया गया है। इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित जो अलंकरण समारोह था उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की 4 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया था। और ये 4 हस्ती कौन थे, 4 प्रमुख व्यक्ति कौन से थे? तो ये थे पहले कर्पूरी ठाकुर जी, दूसरे चौधरी चरण सिंह और तीसरा पीवी नरसिम्हा राव, चौथे हैं एम.एस. स्वामीनाथन। कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एम.एस. स्वामीनाथन 4 लोगों को क्या मिला है? भारत रत्न। और अब तक 53 लोगों को मिल चुका है। नेक्स्ट देखते हैं कि 31 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने लाल कृष्ण आडवाणी को नई दिल्ली स्थित उनके निवास पर आयोजित एक औपचारिक समारोह में भारत रत्न से सम्मानित किया। तो 31 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने लाल कृष्ण आडवाणी को नई दिल्ली स्थित उनके निवास पर आयोजित एक औपचारिक समारोह में भारत रत्न सम्मानित किया था। आगे देखते हैं कि श्री आडवाणी को छोड़ करके अन्य जो 4 विभूति थे उनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़ के जो 4 विभूति लोग थे उनको मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि पीवी नरसिम्हा राव थे, इनको प्रदत्त भारत रत्न जो था उनके सुपुत्र पीवी प्रभाकर राव ने ग्रहण किया है। पीवी नरसिम्हा राव को जो भारत रत्न मिला है तो उनके पुत्र थे पीवी प्रभाकर राव, उनको दिया गया। और वहीं चौधरी चरण सिंह को प्रदान किया गया भारत रत्न सम्मान, उनके पौत्र थे जयंत चौधरी, इन्होंने ग्रहण किया। चौधरी चरण सिंह का सम्मान उनके पौत्र जयंत चौधरी ने। नेक्स्ट है कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जो भारत सम्मान मिला उनकी सुपुत्री थी डॉक्टर नित्या राव ने। तो डॉक्टर नित्या राव ने स्वामीनाथन का भारत रत्न समारोह में जो भारत रत्न पदक मिला था उसको ग्रहण की हैं। कर्पूरी ठाकुर की ओर से भारत रत्न सम्मान उनके सुपुत्र रामनाथ ठाकुर ने ग्रहण किया। कर्पूरी ठाकुर के बारे में डिटेल से जानते हैं, तो चलिए देखते हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में। कर्पूरी ठाकुर एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, राजनीतिज्ञ थे, उसके साथ ही वो शिक्षक भी थे। ये जननायक थे, पीपुल्स हीरो थे, लोगों के हीरो थे और जननायक के नाम से लोकप्रिय थे कर्पूरी ठाकुर। इन्होंने 2 बार कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और बिहार में पिछड़े वर्ग जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए आरक्षण लागू करने के लिए याद किया जाता है कर्पूरी ठाकुर को। उल्लेखनीय है कि कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व वाली जो तत्कालीन बिहार सरकार थी उस समय वर्ष 1978 में मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिश के आधार पर राज्य में सबसे पहले पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को लागू किया गया था। ज्ञातव्य है कि कर्पूरी ठाकुर के नाम पर जननायक कर्पूरी ठाकुर विधि महाविश्वविद्यालय जो कि बिहार के बक्सर में स्थित है बनाया गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर विश्वविद्यालय भी है जो कि बिहार के बक्सर जिला में स्थित है। इनके नाम पर ही प्रारंभ किया गया था जननायक एक्सप्रेस। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से भी बोला जाता है, इसलिए इनके नाम पे जननायक एक्सप्रेस का शुभारंभ हुआ और इसका संचालन दरभंगा जंक्शन एवं अमृतसर जंक्शन के बीच में होता है। आगे अगला व्यक्ति देख लेते हैं लाल कृष्ण आडवाणी। तो श्री आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हैं, भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और वे जून 2002 से मई 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। तो जून 2002 से 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी और इन्होंने सबसे लंबी अवधि तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लंबे अवधि तक रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी और इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगले व्यक्ति हैं चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह के बारे में जानते हैं। तो ये 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक मात्र एक साल से भी कम समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे ये और इन्होंने 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया है। तो चौधरी चरण सिंह जो 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और भारत के 1 बार प्रधानमंत्री और इन्होंने भारतीय लोक दल नामक एक पार्टी की स्थापना भी की थी। भारतीय लोक दल की स्थापना किसने किया है? चौधरी चरण सिंह ने। वे उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार और लैंड रिफॉर्म जो था उसके मुख्य वास्तुकार भी थे। नेक्स्ट व्यक्ति हैं भारत रत्न के प्राप्तकर्ता है पीवी नरसिम्हा राव। तो इनके बारे में देखते हैं। 21 जून 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। पीवी नरसिम्हा राव 91 से 96 तक रहे थे भारत के
पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद इनके नेतृत्व में तत्कालीन केंद्र सरकार ने व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की नीति अपनाई और कई संरचनात्मक सुधार, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की शुरुआत भी किए थे। इनके पीवी नरसिम्हा राव के समय में, जिनका कार्यकाल था 91 से 96 तक, और इन्हें प्रायः भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में पीवी नरसिम्हा राव को जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट व्यक्ति हैं एम एस स्वामीनाथन। तो एम एस स्वामीनाथन के बारे में जानते हैं। एम एस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। एम एस स्वामीनाथन कौन थे? तो एक कृषि वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन पर उनके कार्य के लिए जाना जाता है। उन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के रूप में संदर्भित किया जाता है। टाइम मैगजीन ने उन्हें 20वीं सदी के 20 सबसे प्रभावशाली एशियाई लोगों में से एक के रूप में सम्मानित किया। तो टाइम मैगजीन ने 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली एशियाई लोगों में से एक थे। कौन थे? एक तो स्वामीनाथन, इनको सम्मानित किया गया। और उन्हें वर्ष 1988 में चेन्नई में एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की थी। एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना कहाँ किया गया? तो चेन्नई में। कब? 1988 में। अगला देखते हैं हेडलाइन कि राष्ट्रीय भारत रत्न खत्म हो गया। आप देखते हैं राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन के बारे में डिटेल से जानते हैं। नदी डॉल्फिन पूरी तरह से जलीय स्तनधारियों का समूह है जो विशेष रूप से मीठे पानी, फ्रेश वाटर या खारे पानी में पाई जाती है। वर्तमान में विश्व में नदी डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियां हैं जो विश्व के प्रमुख नदी तंत्रों में पाई जाती हैं। इन 6 जो जीवित प्रजातियां हैं, इनमें ये हैं अमेजन की डॉल्फिन है, सिंधु नदी की डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन, तुकुजी नदी डॉल्फिन। तो इन 6 जीवित प्रजातियों में अमेजन में है डॉल्फिन, अमेजन नदी में, सिंधु नदी में, गंगा नदी में, इरावदी नदी में और तुकुजी नदी में है। और हो गया छठा हो गया यांकत्जे फिनलेस प्रोपाइज डॉल्फिन शामिल है। विश्व की 7वीं नदी जो है डॉल्फिन की प्रजाति, जिसे बैजी या चीन नदी डॉल्फिन कहा जाता है, इसको 2006 में विलुप्त घोषित कर दिया गया। तो अब तक बस 6 ही बचा हुआ है नदी डॉल्फिन, और 7वां जो बैजी था वो विलुप्त हो गया, जो कि चीन में था। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 4 मार्च 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन किया, और यह केंद्र कहाँ है? तो पटना में स्थित है। यह भारत के साथ साथ एशिया में भी अपनी तरह का पहला केंद्र है। डॉल्फिन शोध केंद्र जो है वो पटना में स्थापित हुआ है। वो भारत के साथ साथ एशिया में भी पहला है। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का लक्ष्य है कि डॉल्फिन अनुसंधान के लिए एक व्यापक सुविधा के रूप में कार्य करना, जिसमें एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक जो भी उपकरण होंगे उसको उपलब्ध कराए जाएंगे। इस केंद्र में शोधकर्ता डॉल्फिन की प्राकृतिक जो पर्यावरण होंगे उसमें उनके व्यवहार के विभिन्न पहलुओं पर गहन अध्ययन और शोध होगा। साथ ही विभिन्न कारकों जैसे कि डॉल्फिन की भोजन संबंधी आदतों, उनके बदलते पर्यावरण में उनकी अनुकूलता का भी ध्यान दिया जाएगा। नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा के बारे में देखते हैं। नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा 24 अक्टूबर 2023 को एशिया और दक्षिण अमेरिका के 11 देशों ने विश्व की नदी डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। तो कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है, जहां पे क्या हुआ, एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है कि जो भी 6 जीवित प्रजाति हैं उनको विलुप्त होने से बचाया जाएगा। और कब हुआ था ये समझौता? 2023 को हुआ था, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में। नेक्स्ट देखते हैं कि ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाय 2030 डॉल्फिन बाय जो है इसके हस्ताक्षर करता 11 देश बने हैं, जिनमें 11 देश में कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश है, बोलीविया है, ब्राज़ील,
ब्राज़ील, कंबोडिया, भारत, कोलंबिया, इक्वाडोर, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला, ये 11 देश शामिल हैं ताकि इनकी प्रजाति को बचाया जा सके। भारत में राष्ट्रीय जो डॉल्फिन दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है 5 अक्टूबर को। तो भारत में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में खुला है। आगे देखते हैं सुदर्शन सेतु का उद्घाटन। तो सुदर्शन सेतु का उद्घाटन के बारे में जानते हैं। देवभूमि जो द्वारिका है, देवभूमि द्वारिका कहाँ पे है, तो गुजरात में। गुजरात में कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित एक जिला है। तो गुजरात में कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित एक जिला है देवभूमि द्वारिका, और इस जिले में स्थित द्वारिका नगर हिंदुओं के 4 पवित्र स्थलों में से एक है। हिंदुओं के जो प्रसिद्ध 4 धाम है उसमें पहला है बद्रीनाथ है, दूसरा द्वारका है, तीसरा है पुरी और चौथा है रामेश्वरम। तो बद्रीनाथ जो है उत्तराखंड में स्थित है। बद्रीनाथ उत्तराखंड में, द्वारिका जो है वो द्वारिकाधीश मंदिर गुजरात में स्थित है। द्वारिकाधीश मंदिर गुजरात में है। पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा में है, और रामेश्वरम जो है वो कहाँ है, रामेश्वरम तमिलनाडु में है। तो ये 4 धाम हैं और इनको देवभूमि द्वारिका में स्थित बेट जो द्वारिका है उसका एक छोटा द्वीप है, आइसलैंड है। देवभूमि द्वारिका जिला में स्थित बेट द्वारिका नाम है उस जगह का। एक क्या है, बेट द्वारिका एक छोटा सा आइसलैंड है, एक द्वीप है, और यह द्वीप लगभग 9 किलोमीटर लंबा है और 0.5 से 2 किलोमीटर चौड़ा है। तो लंबा ज़्यादा है, चौड़ा बहुत कम है, 0.5 से 2 ही किलोमीटर चौड़ा है। और अभी तक इस द्वीप तक केवल छोटी नौकाओं द्वारा ही पहुंचा जा सकता था, जो बेट द्वारिका को ओखा के नौका टर्मिनलों के मध्य नियमित रूप से संचालित होती है। जो बेट द्वारिका आइसलैंड है, द्वीप है, यहाँ स्थित मंदिरों एवं समुद्र तटों बीचेज के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि वो 9 किलोमीटर लंबा और बहुत ही पतला, मात्र 2 किलोमीटर है। तो बहुत अच्छा एक तरह से ये बीच होगा समुद्र के बीच में। तो यहाँ पे मंदिर और समुद्र तट के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था और पर्यटक स्थल भी था। और इस द्वीप में स्थित मुख्य पर्यटक आकर्षक था बेट द्वारिकाधीश मंदिर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पर्यटन इसलिए जाते थे क्योंकि बेट में जो स्थित है द्वारिकाधीश मंदिर उसके लिए, और ये हिंदुओं का पवित्र 4 धामों में से एक है। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो 25 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया, और यह सेतु जो ओखा मुख्य भूमि है उसको बेट द्वारिका द्वीप से जोड़ता है। और सुदर्शन सेतु के उद्घाटन से पहले नौका द्वारा ही जाया जाता था, अभी वहाँ पे सेतु बना दिया गया जिसका नाम है सुदर्शन सेतु, और ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है पर्यटन की दृष्टि से। ज्ञातव्य है कि 7 अक्टूबर 2017 को नरेंद्र मोदी ने इस सेतु की आधारशिला रखी थी, और अभी 2024 में ये बनके तैयार हो गया। सुदर्शन सेतु की कुल लंबाई लगभग कितना है, तो 2.32 किलोमीटर है। सुदर्शन सेतु की लंबाई है 2.32 किलोमीटर, और जिसमें से 900 मीटर लंबा भाग केबल के सहारे टिका हुआ है। 900 मीटर मात्र केबल के सहारे टिका हुआ है। यह देश का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु है। तो देश का सबसे लंबा केबल आधारित कौन हो जाएगा, तो सुदर्शन सेतु हो जाएगा, जो बेट द्वीप को जोड़ता है नौका से, जो कि गुजरात के कच्छ के दक्षिण साइड में है। इस सेतु को एक 4 लेन वाली संरचना के रूप में डिजाइन किया गया है। तो जो सेतु बना है सुदर्शन सेतु वो 4 लेन की बनाई गई है, और इस सेतु की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 27.20 मीटर है। 27.20 मीटर चौड़ाई है। लंबाई कितनी है, तो 2.32 किलोमीटर। 2.32 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी, और 27.20 मीटर इसकी 27.20 मीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी, और लंबाई हो जाएगी 2.32 किलोमीटर। इसके दोनों तरफ 2.5 मीटर चौड़े फुटपाथ भी बनाए गए हैं ताकि लोग पैदल भी उस पर यात्रा कर सकें। इस सेतु के निर्माण के बाद द्वारिका एवं बेट जो द्वारिका है इसके बीच की यात्रा के समय में कटौती हुआ है। नेक्स्ट हेडलाइन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना अर्थात किसानों को मत्स्य में क्या करना है, समृद्ध बनाना है। वर्तमान में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह योजना मछुआरों के कल्याण सहित मत्स्य पालन के समग्र विकास के लिए
20,050 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश कार्यान्वित किया जा रहा है। PMMSY के अंतर्गत 20,050 करोड़ रुपया का निवेश देश के मत्स्य पालन क्षेत्र में होने वाला अब तक का सबसे बड़ा निवेश है और यह जो योजना है वो भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र में सतत तथा उत्तरदायी विकास के माध्यम से नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन लाने पर केंद्रित है। यह योजना वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही है। और ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 10 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY जो योजना है वो मत्स्य को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है और ये 5 सालों के लिए लागू हुआ है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देखते हैं तो 8 फरवरी 2024 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जो PMMSY है MKSSY है उसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है और 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह हैं इनके द्वारा इसका शुभारंभ भी कर दिया गया। यह PMMSY के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र की एक उप योजना है। तो जो PMMSY था उसका उप योजना को लागू किया गया है जो 2020 में था, ये 2024 में उसका क्या नाम है तो PMKSSY को लॉन्च कर दिया गया जो PMMSY का उप योजना है। यह जो उप योजना है ये भी सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वित्त वर्ष 23-24 से वित्त वर्ष 26-27 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित की जाएगी। इस उप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है तो मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाना और मत्स्य पालन से जुड़े जो भी सूक्ष्म लघु उद्यम है उनको समर्थन देना। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता जो लागू हुआ है उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू हुआ है भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक के तत्व का अनुच्छेद 44 से आर्टिकल 44 है, इसमें समान नागरिक संहिता की बात की गई है। अनुच्छेद 44 के अनुसार जो राज्य हैं वो भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसका अर्थ ये होता है कि भारत में जो भी रहने वाले व्यक्ति है हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का हो किसी भी जाति का हो सबके लिए एक समान को कानून है और ऐसा नहीं कि दूसरी कम्युनिटी के लिए दूसरा कानून और या फिर दूसरी जाति के लिए दूसरा, सबके लिए समान कानून है। स्पष्ट है कि समान नागरिक संहिता एक देश एक कानून की अवधारणा पे भी आधारित है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा द्वारा समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित किया गया। जो 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को 7 फरवरी 2024 को पारित किया और ज्ञातव्य है कि 6 फरवरी 2024 को यह विधेयक समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 शीर्षक से विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही उत्तराखंड जो है वो समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है जो फरवरी 2024 में पारित हुआ। 11 मार्च 2024 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समान नागरिक संहिता को उत्तराखंड 2024 विधेयक की स्वीकृति भी प्रदान कर दी अनुच्छेद 201 के तहत। आगे देखते हैं कि इस प्रकार यह उत्तराखंड का अधिनियम संख्या 3 वर्ष 2024 के रूप में 12 मार्च 2024 को अधिसूचना प्रकाशित कर दिया गया फाइनली। और यूसीसी उत्तराखंड 2024 अधिनियम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है विवाह जो होता है और विवाह विच्छेद जो होती है मैरिज और डाइवोर्स, उत्तराधिकार का अधिकार सक्सेशन का कि संपत्ति का वारिस कौन होगा, सहवासी संबंध लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं उनके लिए जो भी विषय का संबंधित मैटर है उसके कानून और तत्व संबंधी मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करना है। इसका जो विस्तार है यूसीसी का संपूर्ण उत्तराखंड राज्य पे लागू होगा। नेक्स्ट है कि यह उत्तराखंड के उन निवासियों पर भी लागू होता है जो उस क्षेत्र के बाहर अधिवासित हैं, अर्थात कि उत्तराखंड के निवासी है परंतु वो उस राज्य से बाहर रहते हैं, उन पे भी यह नियम क्या है पूर्णतः लागू होता है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 में सहपठित अनुच्छेद 342 के अंतर्गत निर्धारित किसी भी अनुसूचित जनजाति जो एसटी के लोग हैं इस संहिता में अंतर्विष्ट कोई प्रावधान लागू नहीं होगा।
परंतु जो संविधान के अनुच्छेद 366 है उसके अनुसार अनुच्छेद 242 के अंतर्गत जो एसटी के लोग हैं उनके सदस्यों पर एसटी के सदस्यों पर इस संहिता में अंतर्विष्ट कोई भी प्रावधान को लागू नहीं किया जाएगा और अनुच्छेद 342 के अंतर्गत। नेक्स्ट हेडिंग है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर से प्राण प्रतिष्ठा समारोह। इस टॉपिक की हेडलाइन है श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो हुआ था और उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग देखते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था उसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की स्थापना की गई। तो इसका निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की स्थापना किया गया। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में न्यास के गठन की घोषणा की थी और 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला भी रखी थी। तो 5 अगस्त 2020 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी गई। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि 22 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान श्री राम के बाल रूप विग्रह की विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना की। तो 2020 में इस मंदिर का आधारशिला रखा गया और 2024 में फाइनली जाकर 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम के बाल रूप विग्रह की विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। इस अवसर पे जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत तथा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष जो है महंत नृत्य गोपाल दास ये भी उपस्थित थे। तो जो इसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ उस टाइम उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे आनंदीबेन पटेल तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे योगी आदित्यनाथ। उनके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो संघ है उसके संचालक रहे हैं डॉक्टर मोहन भागवत और जो इस जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास है उसके अध्यक्ष भी रहे महंत नृत्य गोपाल दास। सभी उपस्थित थे। ज्ञातव्य है कि नरेंद्र मोदी ने इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य यजमान बनने से पहले 11 दिनों के विशेष यम नियम का कठोरता से पालन किया था। तो इसका यजमान बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने जो यम नियम होते हैं उसके 11 दिन के कठोरता से पालन किए थे। अपने 11 दिनों के व्रत अनुष्ठान के दौरान नरेंद्र मोदी ने श्री काला राम मंदिर, पंचवटी धाम जो नासिक में है, पवित्र त्रिप्राय श्री रामास्वामी मंदिर केरल, वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी आंध्र प्रदेश, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जो कि है श्रीरंगम तमिलनाडु में, इसके साथ ही श्री अरुलिग्मू रामनाथ स्वामी मंदिर जो कि है रामेश्वरम तमिलनाडु में, गुरुवायूर मंदिर जो कहाँ है, गुरुवायूर मंदिर है केरल में, और कोठंडा रामास्वामी मंदिर। तो कोठंडा रामास्वामी मंदिर है धनुषकोडी तमिलनाडु में जैसे स्थानों की यात्रा की जो किसी न किसी रूप में भगवान श्री राम से संबंधित है। 24 जनवरी को 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा पर एक प्रस्ताव को पारित किया। श्री राम लला की प्रतिमा के बारे में देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो गर्भगृह है उसमें श्री राम लला की प्रतिमा रखी गई है। 18 जनवरी 2024 को स्थापित किया गया। गर्भगृह में श्री राम लला की प्रतिमा 18 जनवरी 2024 को स्थापित की गई तथा इसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को 4 दिनों के बाद किया गया। श्री रामलीला की प्रतिमा के निर्माण में कर्नाटक से लाए गए थे लगभग 2.5 अरब वर्ष पुराना कृष्ण शिला पत्थर काले ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया था। तो 2.5 अरब वर्ष पुराना कृष्ण शिला पत्थर है, काला ग्रेनाइट पत्थर है, इसको कर्नाटक से लाया गया। और श्री रामलीला की मूर्ति का वजन लगभग कितना है, तो वो है लगभग 200 kg। श्री राम के मूर्ति का जो वजन है वो 200 kg का है और इसकी ऊंचाई है मूर्ति की 4.24 फीट। तो श्री राम के जो मूर्ति की ऊंचाई है वो 4.24 फीट है और वजन कितना है, तो 200 kg है। इस प्रतिमा में 5 वर्ष की आयु के श्री राम लला को खड़ी मुद्रा में दर्शाया गया है। जब श्री राम लला 5 वर्ष के थे तो उनकी
खड़ी अवस्था में आयु को इस मूर्ति में दिखाया गया है। श्री रामलला को कमल के फूल के आकार के आधार पर खड़ी हुई मुद्रा में दर्शाया गया है। श्री रामलला की इस प्रतिमा के दोनों तरफ भगवान विष्णु के निम्न 10 अवतारों को भी दर्शाया गया है। तो उनका जो मूर्ति है उसके दोनों तरफ विष्णु के 10 अवतार को दर्शाया गया है। ये 10 अवतार कौन से थे? तो मत्स्य है, मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, ये 10 अवतार हैं जो दिखाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मूर्ति के जो ऊपरी हिस्से हैं उसमें सूर्य भगवान को दोनों तरफ की मूर्ति के ऊपरी हिस्से में सूर्य भगवान को दोनों तरफ की गोलाकार हिस्से में स्वास्तिक, ओम, चक्र, गदा आदि को प्रदर्शित किया गया है। जबकि निचले हिस्से में एक तरफ हनुमान जी को और दूसरी तरफ गरुड़ जी को दर्शाया गया है। तो श्री राम के निचले हिस्से में एक तरफ हनुमान जी हैं और दूसरी तरफ गरुड़ जी हैं। इसके अलावा श्री राम लला की इस प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? तो यह कर्नाटक के अरुण योगीराज। तो कर्नाटक के अरुण योगीराज को इसका मूर्तिकार बनाया गया था और श्री राम लला की इस प्रतिमा को बालक राम नाम दिया गया है, बालक राम। आगे देखते हैं, तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है, उसको जानते हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण परंपरागत नागर शैली में किया गया है। तो ये जो बना है मंदिर, ये कौन सा शैली में है? तो ये परंपरागत नागर शैली में है। और मंदिर की जो लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम 380 फीट है। चौड़ाई कितना है? 250 फीट। तो मंदिर की लंबाई 380 फीट है। मंदिर की लंबाई 380 फीट है और उसकी चौड़ाई है 250 फीट। मंदिर की लंबाई 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट है और इसकी ऊंचाई 161 फीट है। मंदिर की लंबाई हो गया 380 फीट, चौड़ाई हो जाएगा 250 फीट और ऊंचाई हो जाएगा 161 फीट। और यह जो मंदिर है वो 3 मंजिला बना हुआ है। मंदिर 3 मंजिला बना है। प्रत्येक मंजिल की जो ऊंचाई है वो 20 फीट है। प्रत्येक जो मंजिल है वो 20 फीट ऊंचा है और मंदिर में कुल 392 खंभे हैं और 44 द्वार हैं। तो इस मंदिर में 392 खंभे और 44 द्वार भी बनाए गए हैं। मंदिर का जो मुख्य गर्भगृह है उसमें श्री राम की बाल रूप प्रतिमा तथा प्रथम तल पे श्री राम दरबार होगा। तो जो गर्भगृह है वहाँ पे उनका बाल रूप में प्रतिमा लगा है और उसके प्रथम तल पे क्या है? श्री राम का दरबार है। और मंदिर में 5 मंडप होंगे। कितने मंडप होंगे? तो 5 मंडप होंगे, जिनका नाम है निम्नवत दिया गया है। पहला है नृत्य मंडप, दूसरा है रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। तो नृत्य मंडप नृत्य होगा, रंगमंच होगा, सभा मंडप सभा होगा, प्रार्थना मंडप में प्रार्थना होगा और कीर्तन मंडप में कीर्तन होगा। इन 5 मंडपों को पार करने के बाद ही श्रद्धालु जो है वो गर्भगृह में पहुंचेंगे। मंदिर के जो चारों ओर है वो आयताकार परकोटा होगा। जो मंदिर है उसके चारों ओर आयताकार परकोटा बना हुआ है, जिसकी लंबाई है कितने? 732 मीटर और चौड़ाई है 14 फीट। तो मंदिर के चारों ओर जो आयताकार परकोटा है उसका लंबाई 732 मीटर है और चौड़ाई है 14 फीट होगा। परकोटा के चारों कोनों पर भगवान सूर्य, माँ भगवती, भगवान शिव एवं गणपति के मंदिर स्थापित किए जाएंगे। मंदिर के समय पौराणिक काल का सीताकूप विद्यमान रहेगा। पौराणिक काल का सीताकूप को भी विद्यमान किया जाएगा मंदिर के चारों। मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर बनेंगे जो कि है महर्षि वाल्मीकि का, महर्षि वशिष्ठ का, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी एवं ऋषि पत्नी एवं देवी अहिल्या को भी समर्पित होंगे। माता शबरी, ऋषि पत्नी, देवी अहिल्या का भी मंदिर बनाए जाएंगे। मंदिर निर्माण में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया जाएगा और इस मंदिर के निर्माण के लिए पत्थर, लकड़ी, पीतल सहित सभी सामग्रियां देश के अलग अलग राज्यों से जुटाई गई हैं, जिनका विवरण निम्नवत दिया गया है। पहला है कि गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर आया है जो कि राजस्थान से लाया गया। गुलाबी रंग का जो बलुआ पत्थर है वो कहाँ से मंगाया गया? तो राजस्थान से मंगाया गया गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर। दूसरा है कि उच्च गुणवत्ता वाली जो टीक है वो लकड़ी है, जो टीक की लकड़ी है वो महाराष्ट्र से लाया गया। तो उच्च गुणवत्ता की टीक वाली लकड़ी महाराष्ट्र से आया है। लाल बलुआ पत्थर गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर राजस्थान से है।
तेलंगाना एवं कर्नाटक से ग्रेनाइट के पत्थर मंगाए गए। ब्रासवेयर उत्तर प्रदेश से, जो ब्रासवेयर है पीतल है वो उत्तर प्रदेश से, जबकि 42 वो घंटे कहाँ से मंगाया गया तो तमिलनाडु से 42 घंटे आए हैं तमिलनाडु से। इसके अलावा हस्तशिल्प वाले लकड़ी के दरवाजे हैदराबाद से आए हैं, जिसपे हाथ से कारीगरी की गई है लकड़ी के दरवाजे, वो हैदराबाद से और तेलंगाना से लाए गए। ज्ञातव्य है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य जो स्थापित हैं चीफ हैं वो कौन है, तो वो है चंद्रकांत सोमपुरा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के जो मुख्य आर्किटेक्ट हैं, चीफ आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने इसका डिजाइन बनाया वो कौन थे, तो वो है चंद्रकांत सोमपुरा हैं। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि मंदिर की एक अनूठी विशेषता है कि इसका सूर्य तिलक तंत्र है। इसकी जो अनूठी विशेषता वो क्या है, सूर्य तिलक मैकेनिज्म है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि प्रत्येक वर्ष श्री राम नवमी के दिन दोपहर 12 बजे लगभग 6 मिनट के लिए सूर्य की किरणें श्री राम लला की मूर्ति के माथे पे पड़ेंगी। तो ये श्री राम नवमी के दिन क्या होगा कि हर वर्ष दोपहर में 12 बजे लगभग 6 मिनट के लिए सूर्य की किरणें होंगी, वो श्री राम लला की मूर्ति के माथे पे पड़ेंगी। और इसके लिए गियर बॉक्स एवं परावर्तक दर्पणों लेंसों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि मंदिर के शिखर के निकट तीसरी मंजिल से सूर्य की किरणों को गर्भगृह तक लाया जाएगा। आगे देखते हैं, तो आगे है कि इसके लिए भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान जो है IIA बेंगलुरु, इसने सूर्य पथसन सपाट एवं प्रकाशिकी ऑप्टिक्स पर तकनीकी सहायता प्रदान किया था। तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA बेंगलुरु ने प्रकाशिकी ऑप्टिक्स पर तकनीकी सहायता बनाए थे। ज्ञातव्य है कि जो CSIR है वो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने ही सूर्य तिलक तंत्र को डिजाइन किया है। तो जो सूर्य तिलक तंत्र है उसको CSIR केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने इसको डिजाइन किया। इस संस्थान ने मुख्य मंदिर की संरचनात्मक जो डिजाइन है उसमें भी योगदान दिया है। तो CSIR ने मंदिर की जो संरचनात्मक स्ट्रक्चर डिजाइन है उसमें भी हेल्प किया है। विभिन्न राज्यों के वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि। श्री राम के बाल रूप विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पे जो भी आयोजित समारोह होंगे उसमें देश के विभिन्न राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के वाद्य यंत्रों का मंगल वादन भी होगा और उनका विवरण निम्न दिया गया है कि कौन सा राज्य से कौन सा वाद्य यंत्र यहाँ पे हाँ। तो उत्तर प्रदेश से है क्या है, तो कौन सा वाद्य यंत्र है उत्तर प्रदेश से, पखावज है, बांसुरी है और ढोलक है। पखावज, बांसुरी और ढोलक ये भी सुनने मिलेंगे। इसके अलावा कर्नाटक राज्य से बीना आया है, तो कर्नाटक से बीना, पंजाब से अलगोजा। अलगोजा कहाँ से है, तो अलगोजा है पंजाब से, तथा महाराष्ट्र से सुंदरी है, उड़ीसा से मर्दल है, उड़ीसा से मर्दल, पंजाब से अलगोजा, महाराष्ट्र से सुंदरी, उड़ीसा से मर्दल, मध्य प्रदेश से संतूर, मणिपुर से पुंग, मणिपुर का पुंग, असम का नगाड़ा और काली, असम का नगाड़ा काली, छत्तीसगढ़ का तंबूरा है, छत्तीसगढ़ का तंबूरा, दिल्ली का शहनाई है, राजस्थान का रावण हत्था है, पश्चिम बंगाल का श्रीखोल और सरोद है, पश्चिम बंगाल का श्रीखोल और सरोद है। इसके अलावा तमिलनाडु का है नागेश्वरम तविल और मृदंगम है, नागेश्वरम तविल मृदंगम तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का घटम, झारखंड का सितार, गुजरात का शंतार, बिहार का पखावज और उत्तराखंड का हुड़का। तो इतने सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इतने सारे वाद्य यंत्र यहाँ पे लाए गए। नेक्स्ट है कि अटल बिहारी वाजपेयी शिवड्डी नहावा सेवा अटल सेतु, तो इसको बारे में डिटेल से जानेंगे हम लोग अगले वीडियो में, और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।